नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कल यानी 5 अक्टूबर को मतदान होना है। सभी जगह चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है, सभी अपने अपने क्यास लगा रहे हैं। आज हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ जिले के बारे में। महेंद्रगढ़ जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र शामिल है: नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़। आज हम एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में। महेंद्रगढ़ में भाजपा ने एक नए चेहरे को मौका दिया, कंवर सिंह यादव को, और कांग्रेस से राव दान सिंह है जो पुराने ही चेहरे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार है संदीप सिंह जो एसडीएम के नाम से प्रसिद्ध है, और भी कई उम्मीदवार हैं। आप क्या राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं महेंद्रगढ़ के बारे में? चलिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। महेंद्रगढ़ में 3 जो प्रमुख नाम आपने लिए हैं, कांग्रेस से राव दान सिंह, भारतीय जनता पार्टी से कंवर सिंह और संदीप सिंह है, निर्दलीय उम्मीदवार संदीप सिंह है। और भी कई है उम्मीदवार तो मैदान में, लेकिन मुख्य मुकाबला इन तीनों के बीच ही माना जा रहा है। हम महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ विधानसभा में इस बार सबसे बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग किया है और कंवर सिंह यादव के रूप में नया चेहरा मैदान में उतारा है। वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, नए नहीं हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरे हैं, इसलिए वो नए चेहरे हैं। उनके खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तो जातीय समीकरण बिठाने का प्रयास किया है। भाजपा की यह धारणा थी कि दान सिंह के खिलाफ ऐसा उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए जिससे यादव उम्मीदवार दान सिंह के पक्ष में लामबंद नहीं हो, तो इसलिए भाजपा ने यादव उम्मीदवार दे दिया। इस बार जो ब्राह्मण उम्मीदवार रामविलास शर्मा थे, इससे भाजपा को कितना फायदा हुआ, क्या लग रहा है आपको? इससे हमको ये लग रहा है कि भाजपा ने बराबरी का मुकाबला कर दिया है। अब तो गणित संदीप सिंह के ऊपर निर्भर हो गया है कि संदीप सिंह जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जीत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सभी उम्मीदवार जीत के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो दान सिंह भी जीत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कंवर सिंह भी जीत के लिए लड़। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में जातिगत समीकरण अपना काम करेंगे। अगर संदीप सिंह बहुत ज़्यादा वोट खींचते हैं, जाट समुदाय में पूरी सेंध लगा लेते हैं, तो इसका नुकसान राव दान सिंह को होगा। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कंवर सिंह को भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट और प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने जो समर्थन जुटाया अब तक, उनकी जो जमा पूंजी है वोटों की, वो अगर उनको मिल गई तो निश्चित रूप से कंवर सिंह भी भारी पड़ेंगे। हम निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर राव दान सिंह के लिए भी ये जीवन मरण का चुनाव है, क्योंकि एक अंडर करंट जो कांग्रेस के सत्ता में आने की संभावना बन रही है, उसका उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन एंड टाइम पर कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए, ईडी की छापेमारी, संपत्ति जब्त करने की बातें, अब ये मतदाता इसको नकारात्मक लेते हैं या सकारात्मक। कांग्रेस के खेमे की ओर से तो यही कहा जा रहा है कि बदले की कार्रवाई की जा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकी हैं इसलिए बदले की कार्रवाई की जा रही है। और कंवर सिंह का जो खेमा है, जो भारतीय जनता पार्टी का खेमा है, वो इस बात को हवा दे रहा है कि जो कांग्रेस का जो चेहरा है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई चल रही है। इस सारे के बीच एसडीएम के नाम से जो चर्चित है संदीप सिंह, वो खुद को दूध का धुला बता रहे हैं। तो महेंद्रगढ़ में हम मुकाबला अगर देखें तो जो राव दान सिंह का जो अनुभव है वो भारी पड़ सकता है सब पर, क्योंकि उनका पुराना तजुर्बा है और उनको दूसरे मामलों में भी ऐसा माना जाता है कि जो चुनाव लड़ने का जो प्रबंधन करना आता है वो दान सिंह के मुकाबले कोई दूसरा नहीं माना जाता। अब ये कंवर सिंह पर निर्भर करेगा कि वो बूथ तक अपने मतदाताओं को किस लेवल तक पहुंचा पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर राव दान सिंह की राह रोकने के लिए भाजपा भी अड़कर खड़ी है और संदीप सिंह भी अड़कर खड़े हैं। अब राव दान सिंह सदन में पहुंच पाते हैं या नहीं, ये उनकी ताकत पर निर्भर करेगा। टक्कर किसमें माने? हम ये मान सकते हैं कि दान सिंह की राह रोकने के लिए वही खिलाड़ी आगे आएगा जो मतदाता या तो कंवर सिंह को छोड़ करके संदीप सिंह की तरफ जाएगा या संदीप सिंह को छोड़ करके कंवर सिंह की तरफ आएगा। अगर संदीप सिंह और कंवर सिंह बराबरी में खड़े रहे तो दान सिंह सीट निकाल ले जाएंगे, जो ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर मतदाताओं का झुकाव कंवर सिंह की तरफ हो गया संदीप सिंह को छोड़ करके, तो कंवर सिंह सीट निकाल लेंगे। और अगर कंवर सिंह को कमजोर मान करके मतदाताओं ने संदीप सिंह की तरफ रुख किया तो संदीप सिंह सीट निकाल लेंगे। तो मेरा समीकरण ये है कि राव दान सिंह को मैं अभी वहाँ पर महेंद्रगढ़ में कमजोर नहीं मान रहा हूँ, उनको मान रहा हूँ वो ताकतवर है। और जो भाजपा और जो निर्दलीय संदीप सिंह है, उनका गणित
तभी सफल हो सकता है जब एक दूसरे का वोट बैंक दूसरे की तरफ शिफ्ट हो, जो ये महेंद्रगढ़ का समीकरण। रामविलास शर्मा की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा प्रचार में रामविलास शर्मा की कितनी भूमिका रही है इन चुनाव में कंवर सिंह यादव के लिए? रामविलास शर्मा का ज़्यादा समय तो आप देखेंगे अटेली में जो उन्होंने जो अपना ज़्यादा समय बिताया, लेकिन रामविलास शर्मा के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो पार्टी से गद्दारी नहीं कर सकते। उनका वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जितना पसीना वो अपने चुनाव में बहाते उतना शायद कंवर सिंह के लिए नहीं बहाए। नारनौल से आपको क्या लग रहा है? नारनौल से भाजपा से ओम प्रकाश एडीओ है जो पहले भी विधायक थे, और कांग्रेस से राव नरेंद्र सिंह, तो कैसा क्या राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं, क्या मुकाबला देख रहे हैं, किसका अपर हैंड देख रहे हैं? शैली, मतदान से एक दिन पहले हम किसी के बारे में ये चर्चा करें कि वो जीत रहा है वो हार रहा है, वो बहुत अनैतिक रूप से भी गलत बात होगी। लेकिन वहाँ का परिदृश्य नारनौल का हम इतना कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ओम प्रकाश एडीओ के पक्ष में ये बात है कि वो किसी का बुरा नहीं करते, किसी का काम नहीं भी कर पाए तो भी उन्होंने सबका अच्छा ही किया है। और नारनौल में जो भारतीय जनता पार्टी की बिना खर्ची पर्ची की नौकरी, उसका भी असर है, और साथ में जो नारनौल में जो कैडर का जो भाजपा का वोट है वो भी ओम प्रकाश एडीओ के साथ है। लेकिन आपको हैरत अंगेज रूप से जब हमने पिछली बार नारनौल का दौरा किया था, आप लोग भी साथी थे, आप भी साथी थी, कोमल भी साथ थी, और जब हमारी टीम वहाँ पहुंची थी तो हमने देखा था कि ओम प्रकाश एडीओ के पक्ष में कुछ ज़्यादा लोग बोल रहे थे, और नरेंद्र को शुरुआत में बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम देखते हैं, और राहुल गांधी का आना भी हुआ है महेंद्रगढ़ जिले में, और उनका नरेंद्र का जो मैनेजमेंट भी हम देखेंगे तो पिछले 2-3 दिन से आश्चर्यजनक रूप से राव नरेंद्र ने सुधार किया है। और इस सुधार का एक बड़ा कारण ये भी है कि उत्तर भारत से जो आवाज़ आ रही है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, उस आवाज़ का भी नरेंद्र को फायदा मिल रहा है। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि नारनौल में मुकाबला है। ओम प्रकाश एडीओ के वोटों में राव नरेंद्र ने निश्चित रूप से सेंध लगाई है, दूसरे उम्मीदवारों ने भी सेंध लगाई है, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि ओम प्रकाश एडीओ और नरेंद्र के बीच ही मुकाबला है वहां पर। नांगल चौधरी से भाजपा से अभय सिंह यादव है जो पहले भी विधायक थे, और कांग्रेस से मंजू चौधरी। आप क्या वहां पे क्या मुकाबला लग रहा है आपको, क्या राजनीतिक समीकरण देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको इस बार का चुनाव? शैली, जो आवाज वहां से आ रही है, मंजू चौधरी का शोर बहुत ज्यादा है जो वहां पर ना, कांग्रेस के उम्मीदवार है मंजू और मंजू चौधरी, जी मंजू चौधरी कांग्रेस की उम्मीदवार है मंजू चौधरी, और भारतीय जनता पार्टी अभय सिंह यादव तीसरी बार डॉक्टर अभय सिंह यादव पर ही भरोसा जताया है। अभय सिंह यादव की छवि डेवलपमेंट के मामले में अच्छी है, तो अभी वहां के लोग विकास पुरुष भी कहते हैं उन्हें। हाँ, कुछ लोग उनके समर्थक जो है उन्होंने एक टैगलाइन बनाई है कि उनको विकास पुरुष कहा जाए। और इस मामले में मैं ये कहूँगा कि जो डेवलपमेंट का जो चेहरा है डॉक्टर अभय सिंह का, उस पर खरोंच तो आई है लेकिन वो घायल नहीं हुआ है। मुझे ये लगता है कि अंततः कल मतदान होना है, मतदाताओं में जो डेवलपमेंट का जो बात है वो कहीं ना कहीं असर दिखाएगी। अभय सिंह यादव केवल उसी सूरत में हार सकते हैं जब राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक यादव थोक के भाव मंजू चौधरी के पक्ष में मतदान करें, यानी कि राव इंद्रजीत को छोड़ करके, राव इंद्रजीत की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अगर यादव मतदाता मंजू चौधरी के पक्ष में थोक के भाव गया, उतने से बात नहीं बनेगी जितना 2019 में गया था। 2019 में भी विरोध कर रहे थे राव इंद्रजीत के कुछ समर्थक। अगर राव इंद्रजीत के ज़्यादा समर्थक इस बार, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल समर्थक उनकी तरफ चले गए, तो मंजू चौधरी उस सूरत में जीत सकती है। अन्यथा वहाँ पर जो है मैं कमज़ोर पोजीशन नहीं मान रहा हूँ। ये जो शोर आ रहे हैं, मुझे लगता है इस शोर के भीतर एक अंडरकरंट भारतीय जनता पार्टी का ऐसा भी है, जिन घरों में नौकरियां मिली है बिना खर्ची पर्ची, उसका असर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल को मान्यता नहीं दी, उनकी नीतियों को मान्यता नहीं दी, उनको जो है यहाँ से रुखसत कर दिया केंद्र की तरफ। लेकिन उनकी नौकरी का जो निष्पक्ष नौकरी जो दो पहली पारी में, दूसरी पारी में कोई निष्पक्ष नहीं मानता। जो निगम के माध्यम से नौकरियां लगवाई है उनको कोई निष्पक्ष नहीं मानता, लेकिन पहली पारी में जो नौकरियां मिली थी उनको याद करते हैं लोग। वो है पानी का इश्यू है, वहाँ भूमिगत जल स्तर ऊपर आया है, इसका इश्यू है। तो यूं करके मुझे लगता है नांगल चौधरी में रेंग कर भी भारतीय जनता पार्टी को अभी हम अपर हैंड में कह सकते हैं। लेकिन ये उसी सूरत में कह सकते हैं जब कांग्रेस का जातीय समीकरण, जो कांग्रेस ने जातीय समीकरण बिठाया, मंजू चौधरी को टिकट दिए तो गुर्जर लामबंद है, इसके अलावा
जाट कम्युनिटी के वोट हैं, एससी कम्युनिटी के वोट हैं, वो कांग्रेस की तरफ माने जा रहे हैं। तो ये समीकरण कमजोर नहीं है। इस समीकरण को हम तब तक कमजोर माने जब तक जो यादव वोटर है, राव इंद्रजीत के समर्थक यादव वोटर हैं, वो इधर ना जुड़े। अब ये तो मतदान के बाद ही पता चल पाएगा कि यादवों का कितना समर्थन उस तरफ गया। अगर ये मैच डेवलपमेंट पर केंद्रित रहा तो मैं समझता हूँ डॉक्टर अभय सिंह भारी पड़ेंगे। अब बात करते हैं अटेली सीट की, जो काफी चर्चित सीट है, क्योंकि वहां से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव चुनावी मैदान में है और उनके सामने कांग्रेस से अनीता यादव है और बीएसपी से अतरलाल। काफी टक्कर का मुकाबला माना जा रहा है। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है या आमने सामने का मुकाबला है? क्या लग रहा है आपको? आरती सिंह राव के सामने दो और उम्मीदवार है जो काफी अनुभवी है, लेकिन आरती सिंह राव नया चेहरा है। शैली, नए चेहरे की बात नहीं है। आरती सिंह राव का पूरा परिवार ही राजनीति में रहा है, लेकिन चुनाव पहली बार लड़ रही हैं। चुनाव पहली बार लड़ रही है। उन्होंने चुनाव लड़वाए कई हैं, वो तो प्रचार करती रही है। उनके लिए चुनाव लड़ना नया है, लेकिन चुनाव लड़ाना बहुत पुराना रहा है। तो इसलिए उनके पास, उनको नया चेहरा हम राजनीति में तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ पर उनको निश्चित रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस से अनीता यादव और बहुजन समाज पार्टी से इनेलो के गठबंधन से, इनेलो बसपा गठबंधन से बसपा की टिकट पर ठाकुर अतरलाल चुनाव मैदान में। ठाकुर अतरलाल की चर्चा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने पिछली बार बहुत अच्छे वोट लिए थे। लेकिन हम ये देखेंगे कि नामांकन के दौर से लेकर के अब तक आरती राव ने अपने चुनाव को काफ़ी हद तक सुधार लिया। आरती राव ये समझाने में कामयाब हो गए हैं, जो बड़े चेहरे होते हैं उनके प्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र में हमेशा मौजूद रहते हैं। वो कम भी जाते हैं तो काम ज़्यादा होते हैं, उनके काम कम रुकते हैं। तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हॉट सीट अटेली बनी है तो आरती राव की वजह से बनी है। एक बड़ा चेहरा राजनीति में, राव वीरेंद्र की पोती राव इंद्रजीत की बेटी आई है, तो उनके साथ अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब हम 4 तारीख की है आज, उनके साथ काफ़ी मजबूत समर्थन जुट चुका है। लेकिन हम चुनाव है, चुनाव को त्रिकोणीय ही मानेंगे। ये नहीं कह सकते कि आरती राव एक तरफा जीत रही है, ये भी नहीं कह सकते कि अनीता एक तरफा जीत रही है या ठाकुर अतरलाल एक तरफा। तीनों के बीच मुकाबला है, बहुत बड़े अंतर की जीत नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि आरती राव को अब पहले की तुलना में ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और आदित्यनाथ की रैली के बाद उनके चुनाव में काफ़ी जो है बदलाव है, उनके चुनाव को काफ़ी ताकत मिली है। लेकिन ठाकुर अतरलाल जिन गांव में, जो राजपूतों के गांव में सोच रहे थे कि सेंध लगा पाएंगे, तो राजपूतों के गांव में सेंध, जो समर्थक हैं भाजपा के कट्टरे वो तो आ ही रहे हैं साथ, लेकिन जो जनरल धारणा है राजपूतों में, वो सोचते हैं कि हमारी सीट आ जाए किसी तरह, तो राजपूत लामबंद हो रहा है। लेकिन जो बसपा के जो परंपरागत वोट है, जो हाथी पर वोट जा रहा है, वो हाथ को नुकसान पहुंचा रहा है, वो आरती राव को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो जो हाथ को जो नुकसान हो रहा है हाथी से, वो सीधा सीधा जो है कमल के फूल को फायदा हो रहा है। तो आरती के पक्ष में ये समीकरण बैठ रहा है। अगर हम मुद्दों की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में इस चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर के चुनाव लड़ा गया है? शैली, आप ये देखो, मुद्दों की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी ने तो पानी की बात समझाई कि हमको पानी ज़्यादा मिला है, हम नहरों में पानी पहले की तुलना में ज़्यादा लेकर के आए हैं। लेकिन कांग्रेस भी ये समझा रही कि हमारे कार्यकाल में ज़्यादा पानी आता था नहरों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बात ये जाती है कि जो नहरों में पानी आया, जो अतिरिक्त पानी है, वो जो पुरानी वहाँ की जो नदियाँ हैं, पुरानी कृष्णावती, दोहान, उनके पार्ट बना करके खुदाई करके उनमें पानी छोड़ा गया है। उससे काफ़ी हद तक जो नज़दीक के गाँव थे वहाँ का जल स्तर में सुधार हुआ है। एक बड़ा मुद्दा शैली आरक्षण को लेकर के भी रहा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि किसी भी तरह अनुसूचित जाति के लोगों को अपनी तरफ लाया जाए। इसके लिए वर्गीकरण भी किया गया। वो चुनाव में ही पता लगेगा कि इस वर्गीकरण का कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला या कांग्रेस के अनुसूचित जाति वोट बैंक में कितना डेंट लगा पाई भारतीय जनता पार्टी। तो ये एक बड़ा मुद्दा आरक्षण का रहा। राहुल गांधी के बयान को लेकर के एक नैरेटिव सेट किया गया। हालांकि पलटवार करके कांग्रेस ने जवाब भी दिया कि यार ये किस तरह झूठ को ही जो है सच के साबित करना चाह रही भारतीय जनता पार्टी, उसमें कामयाब भी रहे। तो आप ये कह सकते हो वहाँ पर जो आरक्षण का मुद्दा। दूसरा जो अग्निवीर का मुद्दा था, कांग्रेस ने अग्निवीर के मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाया क्योंकि सैनिक बहुल क्षेत्र है पूरा का पूरा। तो अग्निवीर को लेकर के ज़्यादा भर्तियाँ इस क्षेत्र में होती थी पहले, अग्निवीर से पहले, तो भर्तियाँ 1/4 भी अब नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सफाई में ये कहा है कि अग्निवीर
जो अग्निवीरों को जो है हम पेंशन वाली नौकरी देंगे। अमित शाह गुड़गांव में भी कह के गए, अमित शाह रेवाड़ी की रैली में भी कह के गए कि हम पक्की नौकरी उनको देंगे। कांग्रेस सवाल उठा रही जब पक्की नौकरी देनी है तो हरियाणा में देंगे, वो सीधे सीधे उनको नौकरी लगा दीजिए ना आप पक्की। तो मतदाता किसकी बात मानेंगे, किसकी नहीं मानेंगे, ये हमको जो 8 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन वहाँ मैच बहुत रोचक होने वाला है महेंद्रगढ़ जिले में। हम महेंद्रगढ़ जिले में ये कह सकते हैं कि वहाँ पर दोनों पार्टियां सिर धड़ की बाजी लगा करके चुनाव लड़ रही है। कौन कितने पानी में रहेगा ये हमको 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद सर। आपने महेंद्रगढ़ जिले के पूरे राजनीतिक समीकरण के बारे में सुन लिया है। अब देखेंगे 8 तारीख को क्या होने वाला है। धन्यवाद।